दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम भारतीय संविधान के भाग 4A के विषय में पढ़े थे और भाग 4A का संबंध किससे है तो फंडामेंटल ड्यूटी से है, मूल कर्तव्य से है। इसमें हमने जाना कि जो मूल कर्तव्य की प्रावधान है ये भारतीय संविधान में शुरू में नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का पालन करना जनता की जो नागरिक है, खास करके भारतीय नागरिक है, उनका कर्तव्य बनता है। पर अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इस पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। मूल कर्तव्य को अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो इसको न्यायालय में चुनौती भी नहीं दिया जा सकता है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स का पालन अगर सरकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, राज्य अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। पर डीपीएसपी को लागू करना या ना लागू करना ये सरकार की अपनी बात है। अगर सरकार लागू नहीं करना चाहे तो उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक ऐसे ही कुछ स्थिति देखने को मिलता है किसमें, फंडामेंटल ड्यूटी में। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, जिसका संबंध किससे है, संघ से यानी कि यूनियन से। देखिए जो भाग 5 है ना, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी भाग है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है, यानी कि लगभग 100 आर्टिकल इसमें शामिल किया गया है। किसमें, भाग 5 में। इसमें हम जो संघ होती है, संघ सरकार होते हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए जो लोकतांत्रिक देश होता है, कई सारे लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होता है वो 2 स्तर पे होता है। एक राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, और एक रीजनल गवर्नमेंट या प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। तो जो राष्ट्रीय सरकार है, जो नेशनल गवर्नमेंट होता है, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जो सरकार होता है या जिनके पास शक्ति होता है, इस शक्ति को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। एक होता है कार्यपालिका, एक विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन होता है, खास करके जो लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन इन 3 ग्रुप में बांटा जाता है शक्ति को, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। और जब हम संघ सरकार के विषय में पढ़ेंगे तो हम इन्हीं 3 अलग अलग संस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग करता है और सरकार को चलाने में मदद करता है। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत में एक सिद्धांत होता है शक्ति का पृथक्करण, यानी कि शक्ति किसी एक संस्था के हाथों में नहीं होकर के शक्ति को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाता है, ताकि जो पावर ऑफ बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे। किसी एक संस्था के हाथों में अगर सभी शक्ति अगर दे दिया जाएगा तो वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा और फिर वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। फिर वो तानाशाही व्यवस्था जैसे स्थिति बन सकता है, राजशाही व्यवस्था जैसे स्थिति बन सकता है। इसलिए शक्ति का विभाजन क्या किया जाता है कि 3 ग्रुप में शक्ति को बांट दिया जाता है। पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो शक्ति का विभाजन के आधार पर सरकार को लोकतांत्रिक सरकार को 2 रूपों में बांटा जा सकता है। एक को कहा जा सकता है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली की सरकार, और एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार। तो भारत की जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, ये संसदीय प्रणाली का है। संसदीय प्रणाली की सरकार में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं, यानी कि राज्य के प्रमुख अलग व्यक्ति होते हैं
और सरकार के प्रमुख अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे भारत की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो राज्य के प्रमुख है वो राष्ट्रपति होते हैं, पर सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पर जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे अमेरिका में अमेरिका की राष्ट्रपति ही राष्ट्र के प्रमुख भी होते हैं और सरकार के प्रमुख भी होते हैं। देखिए, जो शक्ति का पृथक्करण होता है ना, भारत में क्या है कि शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत पे भारतीय लोकतंत्र भी काम करता है, पर हमारे यहाँ जो शक्ति का पृथक्करण है वो पूर्ण रूप से 3 कैटेगरी में नहीं बटा हुआ है। हमारे यहाँ विधायिका का चुनाव होता है और विधायिका में से ही कुछ लोगों को क्या किया जाता है कि कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये विधायिका को दिखा रहा है तो विधायिका के सदस्य में से ही कुछ सदस्य क्या बन जाता है? कार्यपालिका, और विधायिका में से ही कुछ लोग कार्यपालिका के भूमिका को निभाते हैं। पर न्यायपालिका इन दोनों संस्थाओं से अलग है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो संविधान है, अमेरिका का जो लोकतंत्र है, वो शक्ति के पूर्ण पृथक्करण के सिद्धांत पे काम करता है। वहाँ पे विधायिका की शक्ति किसी और संस्था के पास होता है, किसी और व्यक्ति के समूह के पास होता है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होता है और कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र होता है। यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अगर सही रूप से कहीं देखने को मिलता है तो वो अमेरिका के लोकतंत्र में देखने को मिलता है। भारत के लोकतंत्र में भी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत काम करता है, पर हमारे यहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से अलग होता है। पर विधायिका में से ही कुछ को कार्यपालिका के रूप में चुना जाता है। अब देखते हैं कि भारत में जब हम लोग संघीय सरकार के विषय में पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के विषय में पढ़ेंगे। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब राष्ट्रीय सरकार। हमारे देश में शक्ति का मतलब सरकार को 2 रूप में बांटा गया है। एक तो राष्ट्रीय सरकार, जिसको नेशनल गवर्नमेंट कह देते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कह देते हैं, और एक जो हर प्रांत के स्तर पे है, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। तो पार्ट 5 में हमें किसके विषय में पढ़ना है? तो संघीय सरकार के विषय में पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट के विषय में पढ़ना है। तो जब हम पार्ट 5 को पढ़ते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इनमें हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। तो जैसे ही हम सरकार के विषय में पढ़ेंगे तो 3 संस्था को पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका के विषय में। संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघीय कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के विषय में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रपति के विषय में, फिर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद किसके विषय? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, और फिर पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी जो कि विधि अधिकारी होता है, विधि के मामले में कार्यपालिका को सलाह देने का काम करता है, कार्यपालिका के लिए काम करता है। भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम संघीय कार्यपालिका के विषय में पढ़ेंगे तो इन 4 महत्वपूर्ण पद के विषय में पढ़ेंगे। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा मंत्री एवं मंत्री परिषद, और चौथा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में कि राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति क्या है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन शक्ति होता है और ये इन शक्ति का संचालन किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले हम किसके विषय में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देखिए, जो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो उन आर्टिकल को देखें तो सीधे रूप से आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक का जो संबंध है ये सीधे रूप से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है, प्रेसिडेंट से संबंधित है।
हालांकि राष्ट्रपति के संबंध में और कई आर्टिकल है, पर जिस आर्टिकल का संबंध सीधे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के कार्यों से, निर्वाचन से, उनके संवैधानिक स्थिति से है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति के विषय में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना शुरू करें तो पहला जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के विषय में जो आर्टिकल हमें बताता है वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि संविधान में आर्टिकल 52 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति होगा भारत का। ये किस चीज कौन से आर्टिकल से हमें पता चलता है, तो ये पता चलता है आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और इस शक्ति का प्रयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मदद से करेगा। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, निहित होगा। इस शक्ति का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मदद से करेगा। मदद से करेगा। देखिए आर्टिकल 53 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मदद से करेगा। इस आर्टिकल को पढ़ करके हमें लगता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो सच में राष्ट्रपति के पास ही है। पर आर्टिकल 74 को जब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 74 को जब हम पढ़ेंगे आगे चलते, तो आर्टिकल 74 में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पे करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भले ही राष्ट्रपति के हाथों में कार्यपालिका की शक्ति है, पर राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग करने के लिए। वो कार्यपालिका की शक्ति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। नहीं तो आर्टिकल 53 से हमें एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति भले ही संवैधानिक प्रमुख है। आर्टिकल 53 से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, पर सरकार के प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख होता है, या औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मदद से करेगा। पर आर्टिकल 53 के साथ साथ जिस आर्टिकल को हमें ध्यान में रखना है वह है आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण पद है, उसके सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, वास्तविक शक्ति उसी के पास है। वास्तविक शक्ति, या हम कह सकते हैं कि ये सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के पास केवल और केवल नाम मात्र की शक्ति होता है, और इस शक्ति के प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करता है? अपने कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अब आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 का संबंध जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 का जो संबंध है, इसका संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है। राष्ट्रपति के इलेक्शन किस प्रक्रिया से होता है और उसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, इसका संबंध किससे है? आर्टिकल 54 से है। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं आर्टिकल 54 को, अनुच्छेद 54 को, कि अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 54 देखिए, आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। और इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन कौन होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, वो समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो होता है ना, संसद के दोनों सदस्य, सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि हमारे संसद के जो दो सदन है, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम ये संसद के सदन को मान लें तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना होता है? 543। और जो राज्यसभा है, इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या होता है 233। 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त राज्य विधानमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, पर प्रत्येक राज्य में विधानमंडल है, और इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 यूनियन टेरिटरी है, एक तो दिल्ली और एक पांडेचेरी, इन 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन 2 यूनियन टेरिटरी के जो विधानसभा है, उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडल के जो खास करके विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली और पांडेचेरी विधानसभा है, इसके निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो आर्टिकल 55 है, अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया किस तरीके से होगा, राष्ट्रपति के चुनाव किस रीति से होगा, किस विधि से होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।